नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज है सबसे बड़ा दिन, देश का महापर्व यानी चुनाव, जिसके लिए आप सभी घरों से निकल रहे हैं और हम भी तैयार हैं आपको हर अपडेट देने के लिए। तो आज सत्ता की चाबी किसके पास जाएगी ये मतदाता तय करेगा। जी हाँ, मतदाता के मन में क्या है, वोटर के मन में क्या है, वो मशीन में जाकर बताएगा। लेकिन 3 तारीख को पता चलेगा कि कौन सत्ता पर बैठेगा और कौन सत्ता से बाहर जाएगा। कांग्रेस या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है और इसी के साथ आपका जनादेश क्या है ये भी पता चलता जाएगा। यानी सिर्फ अभी मत प्रतिशत, एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। मत प्रतिशत क्या होंगे आपको ये भी बताएंगे और साथ ही ये भी बता दें कि अब तक जो मतदान हुआ है उसमें जो मत प्रतिशत सामने आया 11.55, ये अभी तक का आंकलन एमपी से 9 बजे तक का है। 11.55% तक मतदान आपने एमपी में किया है। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो 9 बजे तक 5.71, 8 बजे से यहां पर वोटिंग शुरू हुई थी। तो मत प्रतिशत जो अभी तक निकलकर सामने आया है वो 5.71% है। अभी शुरुआत है, आगे पिक्चर बाकी है। लेकिन सियासत की इस पिक्चर में मल्टी स्टारर फिल्म लॉन्च हुई है मध्य प्रदेश में, यानी बड़े बड़े नामों को लॉन्च किया गया। सांसदों से लेकर केंद्रीय मंत्री, महासचिव तक, कैलाश विजयवर्गीय तक को भी लॉन्च किया गया। यानी इस बार का चुनाव सत्ता के सिंहासन तक किसको ले जाएगा और कई लोगों के यानी सियासत के सूरमाओं की तकदीर भी लिखेगा। कई सारे मुद्दे इस चुनावी रण में हमने सुने, जहां दिग्गजों ने पूरी ताकत तो झोंकी, मुद्दों की भी बौछार बहुत हुई। ऑफर पे ऑफर, दिवाली के आपको मिलते रहे, किसका कितना बड़ा ऑफर ये तो आप ही जाने। हॉट सीट, हॉट हाई प्रोफाइल सीटों पर भी सबकी नजर है और हमारी भी कड़ी नजर है। तमाम रिपोर्टर्स हमें अपडेट देंगे जो आप तक हम पहुंचाएंगे और इसी के साथ हर बूथ पर, हर सीट पर नजर है। 300 सीटें आज जिस पर मतदाता इन प्रत्याशियों की किस्मत लिखने जा रहा है। 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश की, तो 70 विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ की। ये सीटें जिन पर हमारी नजर होगी और पैनी नजर के साथ हर खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे। और सुबह से लगातार हमारे सहयोगी आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक इस बड़ी बिग कवरेज में आपको अनादि टीवी हर खबर बताता रहेगा। हर सीट पर नजर, हर खबर पर नजर, हर उम्मीदवार पर नजर। मत प्रतिशत सामने आ चुका है। अब तक 9 बजे का मत प्रतिशत आपको ओवरऑल एमपी का भी बता रहे हैं 11.55 यानी 11.55% मतदान अभी तक 9 बजे तक एमपी की जनता ने कर दिया है। छत्तीसगढ़ का भी आपको बता दिया है। फिलहाल ये स्लो स्टैंड है, फिलहाल ये अप नहीं जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा समय भी नहीं बीता। हमें पता है आप लोग घरों से निकलेंगे, 2-2.5 बजे तक ये मत प्रतिशत और बढ़कर सामने आएगा। अपील यही, घरों से निकलिए, सारे काम छोड़ दीजिए, सबसे पहले मतदान कीजिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराइए। और सीटें हाई प्रोफाइल, वो सीटें जिन पर है आपकी नजर, कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो अब तक कमाल कर पाए हैं 9 बजे तक। देखिए बहुत ज्यादा जल्दी होगा, लेकिन फिर भी अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। सीधा लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट स्टूडियो, जहां से मेरी सहयोगी अमृता हमारे साथ बनी हुई है। वो बताएंगे कि हाई प्रोफाइल सीटों का क्या है हाल और क्या मत प्रतिशत 9 बजे का अब तक निकल के सामने आया है। अमृता के लिए लगातार अनादि टीवी के माध्यम से हम जनता तक ये पूरी जो विधानसभा सीटों को, जो 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं, घरों से निकलकर मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। और आज जब मतदान प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो मतदान प्रतिशत पूरे मध्य प्रदेश में 11.55 अब तक रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मध्य प्रदेश में हर सीट पर यानी कि हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान प्रतिशत रहा है। छिंदवाड़ा में 11.95% अब तक मतदान हो चुके हैं। बुधनी में जो कि हाई प्रोफाइल सीट, सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां से चुनाव पर उतरे, उनका गढ़ माना जाता है और कांग्रेस की ओर से विक्रम मस्ताल वहां पर सामने हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें सपा से, मिर्ची बाबा, यहां पर इस बार चुनावी खेल काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा। दिल्ली में 14.33% अब तक मतदान हो चुका है। दिमनी की अगर हम बात करें तो 11.64% मतदान हुआ है। इंदौर एक, जहां पर सबसे कम देखा जा रहा है अब तक मतदान प्रतिशत 1.59%, जो कि सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर बीजेपी की ओर से बड़ा चेहरा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें
अमृता, आपके पास, आप बताइएगा आगे कि क्या कुछ मत प्रतिशत है। फिलहाल हमारे दर्शकों को बता दें, काफी नजर इस सीट पर तो है ही, जो हाई प्रोफाइल सीट है, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश पर देश की नजर है, वो इसलिए कि सेमीफाइनल है ये सत्ता का, यहीं से तय होगा 24 का रास्ता, और 24 के लिए भी ताकत 23 में झोंकनी पड़ी है। और तमाम दिग्गजों ने कितनी रैलियां की है, कितनी महासभाएं की हैं, ये भी आपको डिटेल्स में हम बताते चलेंगे। तो आपको बता दें, तमाम मुद्दे तो रहे ही, और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 7 दिन मध्य प्रदेश में थे तो 15 जिले में वो रहे, 14 रैली के, एक रोड शो किया, यानी 7 दिन में 15 रैलियां उन्होंने की। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बड़ा आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और हमने देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से बड़े चेहरों को लॉन्च किया गया, और उसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री घोषित करने से परहेज किया गया। लेकिन इसके साथ ही आपको ये बताते चलें कि ये जो तमाम मुद्दे, जिनके साथ साथ मुख्यमंत्री का सबसे फेवरेट मैटर, जिसमें वो महिला वोटर्स पर सबसे ज्यादा नजर रखते हैं, और उनका मानना भी है कि महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ वो देखना चाहते हैं। बहनों के लिए योजना, लाडली लक्ष्मियों के लिए योजना, और उसके बाद अब लखपति बनाना चाहते हैं वो बहनों को। तो कई सारी चीजें हैं जिन पर अब मतदाता को तय करना है कि वो किन मुद्दों से प्रभावित हुए हैं, किन का साथ देने जा रहे हैं। वापस चल रहे हैं हम नेक्स्ट स्टूडियो की तरफ, जहां से मेरे सहयोगी अमृता बनी हुई है। हॉट सीट, हाई प्रोफाइल सीटों पर क्या वोट परसेंट है, बताएंगे अमृता। बिल्कुल प्रबल, इस तरह से हमने देखा किस तरह से दोनों ही पार्टियों ने कई वादे जनता से किए हैं, लेकिन जनता कितना विश्वास करेगी किस पार्टी पर, ये तो 3 दिसंबर को तस्वीरें साफ होंगी। फिलहाल आपको बता देते हैं वोट प्रतिशत क्या कुछ रहा है। पूरे मध्य प्रदेश का अब तक 11.55 वोट प्रतिशत रहा है। अगर हम बात करें छिंदवाड़ा की, जो कि सबसे हाई प्रोफाइल सीट, कांग्रेस का गढ़, 11.95% रहा, जहां से कमलनाथ का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा, और उन्हें यहाँ पर भटकनी देने के लिए इस बार बीजेपी से उतारे गए हैं। इस बार दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से बड़े, लेकिन छिंदवाड़ा में जिस तरह से कांग्रेस का गढ़ है, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने छिंदवाड़ा वासियों को दे रखी है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि इस बार प्रदेश का जिम्मा उनके कंधों पर है, लेकिन छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी छिंदवाड़ा वासियों पर दी गई है। बुधनी की बात करें, हाई प्रोफाइल सीट, जहां से सीएम शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना गया, 14.33% वहां पर अब तक मतदान हुआ है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें दिमनी की, 11.64% मतदान हुआ। इंदौर 1 की बात करें तो सबसे कम इस वक्त यहां पर प्रतिशत 5.9%। इंदौर 4 की बात करें तो 4.61% अब तक यहां पर मत पड़े हैं। तो देखिए, लगातार अनादि टीवी के माध्यम से आप सभी को यही दरख्वास्त की जा रही है कि आप सभी अपने घरों से बाहर निकलें, वोट डालें और अपने मत अधिकार का प्रयोग करें। राव की बात करें, 6.7% अब तक वोट पड़े। सांवेर की 6.25% वोट पड़े हैं। उज्जैन दक्षिण में 9.35% अब तक मतदान हुआ है। काला पीपल में 11.3 सोनकच्छ की अगर बात करें, घटता, ये देखना दिलचस्प होगा। देवास की बात करें तो 10.9% अब तक मतदान हुआ है। होशंगाबाद में 11.17%, सांची में 12.89%, देवास में 7.24%, नरसिंहपुर में 17.03% अब तक वोट पड़े हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक जो हाई प्रोफाइल सीट है, इसकी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लहार की बात करें, 5.90% मतदान हुआ है। दतिया में 25% मतदान हुआ है। रेहली में 11.83% मतदान हुआ है। इसके साथ ही लगातार आप तक ये अपडेट हम पहुंचा रहे हैं कि किस हाई प्रोफाइल सीट में कितना अब तक मतदान हुआ है। खुरई की अगर हम बात करें तो खुरई में इस बार जो मतदान हुआ है पहले के मुताबिक काफी कम देखा जा रहा है। जबलपुर पश्चिम की बात करें तो 11.212% मतदान हो। जबलपुर पूर्व की बात करें तो 8%, मैयर की 14.10%, भोपाल उत्तर की 8.2% अब तक मतदान हुआ है। नरेला की बात करें तो 7.25% अब तक वोट पड़े हैं। तो देखिए, लगातार हम आपको पल पल की अपडेट अनादि टीवी के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, यूं कहें जो वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर हो रहा है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भोपाल दक्षिण पश्चिम की बात करें तो 5.40% मतदान हुआ। हुजूर 9.57% यहां पर मतदान हुआ है। और देखिए, शिवपुरी की अगर बात करें तो 13.75% यहां पर वोट पड़े हैं। अटेर की बात करें तो 13.40% यहां पर
पर वोट गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर नगर की अगर हम बात करें तो 11.48% अब तक यहाँ पर जो मतदान है वो देखा जा रहा है। वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर कुछ देर बाद शायद बढ़ सकता है। भोपाल दक्षिण पश्चिम की अगर हम बात करें तो 5.40%। ओवरऑल जितने भी अब तक मैंने आपको प्रतिशत बताया है जहां पर मतदान हुए, सबसे ज्यादा कम जो है इंदौर 1 में देखा जा रहा है, जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, जहां से कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी की ओर से उतारे गए हैं। और ऐसे में यहाँ पर 1.59% जो मतदान पड़ा है, आखिर इतने कम यहाँ पर मतदान क्यों पड़ा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कहा जाता है कि पहले अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कुछ देर बाद ये जो प्रतिशत है वो बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगी पारुल, जिस तरह से मतदान प्रतिशत इंदौर 1 में काफी कम अब तक दिखाई दे रहा है, और अगर हम बात करें छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत पड़े हैं। सबसे ज्यादा मत छिंदवाड़ा में पड़े हैं। अपने आप में जो हमने शुरुआती दौर में भी ये दर्शकों को जानकारी दी थी कि खुद कमलनाथ ने जनता पर भरोसा जताया और उन्होंने कहा कि यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है, तो जनता भी दिखा रही है कि हाँ वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन किसके पक्ष में वोट डाल रही है ये फिलहाल कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कांटे की टक्कर लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि छिंदवाड़ा में जब फाइट हुई थी तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ था। और ऐसे में जब आप उपचुनाव में लड़ाई देखते हैं तो उपचुनाव में बहुत सारी चीजें सत्ता में जिनके पास होता है वो उनके हाथ में होती हैं। तो ये भी हमने कल जब विश्लेषण किया था तो ये बात रखी थी ओवरऑल। लेकिन इंदौर टेंशन देने वाला है। इंदौर 1 जहां से कैलाश विजयवर्गीय प्रत्याशी हैं, उनकी किस्मत अब क्या कहती है इस चुनाव में पता चलेगा। बहरहाल रुक कर रहे हैं मेहमानों का जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा, सत्ता की इस लड़ाई में सरकार किसकी बनने जा रही है, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन आज काफी महत्वपूर्ण दिन है और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी परिचय हम आपको बता दें। तो नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत नीलाभ जी आपका अनादि टीवी पर। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत करती हूँ आपका सर। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत प्रदीप जी आपका भी, वरिष्ठ पत्रकार है आप हमारे साथ जुड़े। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ महिला नेत्री मैडम जैन हमारे साथ अमरीश जी जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत मैम आपका भी अनादि टीवी पर। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रदीप सर आपसे ही। इंदौर 1 बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, हालांकि 10 बज रहा है जब हम इस चर्चा को कर रहे हैं, लेकिन 1% सर बहुत ज्यादा मत नहीं आया है, यानी जनता वहां पर नहीं निकली है। इंदौर सिटी को आप मान रहे हैं कि अभी इतना जल्दबाजी होगा कहना कि मत प्रतिशत नहीं आ रहा है सामने, दोपहर तक आएगा ये, क्योंकि आपने काफी सारे चुनाव देखे हैं सर ओवरऑल। तो आप शुरुआती दौर में कम मत प्रतिशत का आना किस तरह से आकलन कर रहे हैं, और ओवरऑल अब तक के जो मुद्दे सामने आए हैं इंदौर की जनता इन मुद्दों के साथ, राष्ट्रीय मुद्दों के साथ, जो आज नरोत्तम मिश्रा साहब ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी कर दिया है, क्या कहिएगा? देखिए क्या है, जिस तरह से अभी चुनाव के रुझान आ रहे हैं उससे मुझे ये लग रहा है कि देखिए शहरी क्षेत्रों में मतदाता हमेशा लेट वोटिंग करते हैं। वो समय 10 बजे के बाद 12 बजे तक आप देखेंगे तो वहां फिर वोटिंग का रेशियो बढ़ने लगेगा। लेकिन ग्रामीण अंचल में देखेंगे तो ग्रामीण अंचल में सुबह से ही पहले ही बहुत मतदान करने पहुंच जाते हैं लोग, इसलिए कि भीड़ ना हो, और बहुत सारे लोग काम में लग जाते हैं, गृहस्थी में अपने लग जाते हैं। इस समय कटाई का भी सीजन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले वो मतदान ग्रामीण क्षेत्रों का रेशियो आप देखेंगे तो वहां बढ़ता दिखाई देगा, और शहरी क्षेत्रों में धीरे धीरे बढ़त आएगी। तो जो रेशियो चल रहा है वो धीरे धीरे करके अभी शहरी क्षेत्र में, इंदौर जो है चूंकि शहर पूरा है और शहरी क्षेत्र में जो मतदाता है वो हमेशा 9-10 बजे के बाद ही निकलते हैं मतदान करने के लिए, और आप देखेंगे फिर 4 बजे के बाद और ज्यादा तेजी हो जाती है मतदान में। तो ये निश्चित तौर पर मतदान इस बार काफी जागरूक मतदाता है, और शहरी क्षेत्र भी और ग्रामीण में भी जागरूक हो गए हैं लोग मतदान करने के लिए। इस बार ज्यादा उत्साह है लोगों में अपने मतदान करने के। नए मतदाता भी जो आए हैं, हम कई लोगों से बात की अभी नए मतदाता, तो उनको सबको उत्सुकता लग रही है कि हम जाके मतदान करेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निकल चुके हैं मतदान के लिए। तो ये कहना बिल्कुल वो होगा कि भाई मतदान नहीं हो रहा, मतदान धीरे धीरे बढ़त होगी और बेहतर मतदाता मतदान करेंगे। आप देखें, मेरा अनुमान है कि 70% से ऊपर ही वोटिंग इस बार होगी, उससे कम पिछली बार भी जो रेशियो रहा है वो 70+ का है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी 70+ के मतदान होगा और अच्छे तरीके से मतदान करेंगे। रही बात आप देखें चुनाव की, तो चुनाव में संभावनाएं सबकी अपनी अपनी संभावनाएं हैं, सभी तलाश रहे हैं अपनी संभावना। लेकिन ज्यादा मतदान का आप आकलन कर रहे हैं सर, तो क्या आप क्या समझ के आकलन कर रहे हैं कि क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आपको ज्यादा दिखाई देता है? हालांकि इंदौर 1 की मैं बात करूं तो या तो कैलाश विजयवर्गीय हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है, सारे समीकरण अपने आप में बदल जाते हैं, तो ये या तो एंटी इनकम्बेंसी या तो ज्यादा उत्साहित है मतदाता, क्या आपका आकलन शॉर्ट में सर?
मुझे ये लगता है कि एक ट्रेंड है, बढ़ा है, क्योंकि कारण ये है कि मतदाताओं का रेशियो भी बढ़ा है और जिस तरीके से पार्टियों ने चुनाव लड़ा है आक्रामक होकर, खासकर भाजपा आप देखें, बीजेपी जो है बड़ी आक्रामक होकर यहाँ में मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में कई सारे ऐसे राज्यों में उनका काफी अच्छा वो रहा है चुनाव लड़ने का तरीका। कांग्रेस ने भी प्रयास किया है उस तरीके का, लेकिन अब कितना स्वीप किसके तरफ जा सकती है वोट, ये तो मतदाता तय करेंगे कि किधर जा रहे हैं। लेकिन बढ़त हमेशा कभी न कहीं आप देखें तो बीजेपी के लिए फायदेमंद हुई है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मेहमान बनी हुई है मैडम। जाहिर सी बात है कि जब आज का दिन इलेक्शन है, सबसे बड़ा महापर्व है, वोट कास्ट करने के लिए सभी को जाना चाहिए, हम अपील कर ही रहे हैं मंजरी जी। लेकिन सवाल यही है कि कई सारे लोगों ने कई सारे मुद्दे उठाए और आज के दिन नरोत्तम मिश्रा साहब तो पाकिस्तान हिंदुस्तान भी कर रहे हैं। क्या कहिएगा, कितनी आश्वस्त है अपनी पार्टी की जीत के लिए, कितनी सीटें निकाल पाएंगे? राहुल गांधी तो कैसे गए 150, इससे कम नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी कुछ भी कहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, सरकारों ने जो काम किए हैं, तो उसके बल पर हम जानते हैं कि हम बढ़त लेकर पिछली बार से और इस बार 150 से ऊपर का आंकड़ा छुएंगे और भारी बहुमत से हर सीट को जीतने वाले हैं, जो कि हमारा उद्देश्य है। हमारा लक्ष्य है कि 51% वोट शेयर हमें हर मतदान केंद्र पर हासिल करना है। तो हमारा जो कार्यकर्ता है हर मतदान केंद्र पर अपनी जिम्मेदारी के साथ खड़ा हुआ है। पेज प्रभारी हो चाहे बूथ प्रभारी हो, सब लोग अपनी जो उनको दिया गया है कि इस ध्येय को प्राप्त करना, उस ध्येय के साथ वो लगे हुए हैं मजबूती के साथ। और हर कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं को भी उत्साहित कर रहा है कि वो अपने मत का दान करें, अपने वोट का उपयोग करें। और निश्चित तौर पर पहले और आज के समय में काफी फर्क है, जैसा कि प्रदीप जी ने भी बताया कि मतदाता काफी जागरूक है, तो वो अपने मत का प्रयोग करना जानते हैं। तो इस बार वोट परसेंट भी बहुत अच्छा होने वाला है और जब वोट परसेंट अच्छा होता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को उसका फायदा जरूर मिलता है। तो मैं समझती हूँ कि जो हमने विकास के कार्य किए हैं, जो गरीब कल्याण के कार्य किए हैं, जो आम जनता का हमने जीवन स्तर उठाने का काम किया है। अच्छा नहीं आ रहा है मैडम, अभी 9-10 साढ़े 10 बजने को आ रहा है और अभी 1% समथिंग जो है इंदौर 1 सीट पर, जिस पर कैलाश विजयवर्गीय खुद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। विधायकी का चुनाव काफी लंबे समय के बाद लड़ रहे हैं और यहाँ पर जब मत प्रतिशत कम आया तो थोड़ा ये भी टेंशन हो रहा है कि आपका संगठन कहीं पोहा खाने तो नहीं चला गया है। देखिए इंदौर जो है वो शहरी क्षेत्र, इंदौर एक जो है वो शहरी क्षेत्र में बसा हुआ है और शहरी क्षेत्र के लोग, जैसे कि प्रदीप जी ने भी उस बात को स्पष्ट किया है कि शहरी क्षेत्र के लोग थोड़ा उनका जो जीवन चर्या जो सुबह की शुरू होती है वो थोड़ा लेट शुरू होती है। बिल्कुल, अब कार्यकर्ता किस तरह से वोटर्स को बाहर निकालता है, बूथ तक ले जाने तक काम करता है और उसके अलावा अब मतदाता ही भगवान है, अब प्रभु भगवान सब मतदाता ही है। अब उसके मन में क्या है, प्रभु की शरण में जाइए, गुण गाइए और ये कहिए कि मतदाता को थोड़ा आपकी तरफ परिवर्तन करें या थोड़ा कांग्रेस की तरफ, जो भी अपने भगवान को याद कर रहे हैं। बहरहाल तो आज है वो दिन मिलाप जी, जब आपकी पार्टी के नेता जितने भी दावे वादे कर रहे थे उनका क्या असर हुआ है मतदाता के मन में, उसके मस्तिष्क में, उसके मनोविज्ञान में, तो ये तो आज पता चल जाएगा क्योंकि ये किस्मत कैद कर रहे हैं और 3 तारीख को आपकी किस्मत खुलेगी तो पता चलेगा कि खुली या फिर वापस बंद हो गई। नीलाभ जी जी, देखिए एक आज मतदान का महायज्ञ और जनता इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रही है। देखिए पूरी तरह मन बना चुकी जनता, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पराजय की ओर चल नहीं रही बल्कि दौड़ रही है। ये देखिए ये परिवर्तन का समय आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बैक फुट पर है तो आप कह रहे हैं मतदान प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ेगा। तो शहरी समय का रहता है, सब लोग 10 बजे बाद ही निकलते हैं, ग्रामीण अंचल में जल्दी वोटिंग हो जाती है, तो मतदान प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ेगा और जनता का पूरा रुझान कांग्रेस के साथ है। तो इससे सबसे बड़ा हमको रुझान तभी मालूम पड़ गए थे जब इन्होंने इनकी तथाकथित विकास यात्रा निकाली। तो विकास यात्रा की इतनी फजीयत हुई कि इनकी कैबिनेट स्तरीय मंत्री तक खुजली का पाउडर तक डाल दिया गया, तो गो बैक के नारे लगे, विकास यात्रा फ्लॉप। फिर इन्होंने लज्जा भी नहीं है इन्हें थोड़ी, तो इन्होंने आशीर्वाद यात्रा निकाल दी। अब कुछ तो मिले, कोई आशीर्वाद देने नहीं आया, भले कार्यकर्ता आपस में लड़ आपसे सिर्फ फुटबॉल इनकी चल गई, कहीं कोई आशीर्वाद देने नहीं आया। दोनों विकास यात्रा फ्लॉप, आशीर्वाद यात्रा फ्लॉप। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री का चेहरा परिदृश्य से हटा दिया। जो मामा जी ये कहते नहीं अदाते थे कि मामा जी आएंगे तो ये करेंगे, मामा जी आएंगे तो वो लाएंगे, मामा जी ये देंगे, मामा जी वो देंगे, वही मामा जी मंच से कहते नजर आए कि मामा जी जाएंगे तो बहुत याद आएंगे। मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा इन्होंने परिदृश्य से गायब कर दिया। पूरे केंद्रीय नेतृत्व ने, अमित शाह जी ने, तथाकथित चाणक्य जी ने पूरे सूत्र अपने हाथ में ले लिए। मध्य प्रदेश के इनके संगठन को नाकारा साबित कर दिया कि इनके बस का नहीं है, चुनाव हरवा देंगे। उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ दौड़े होने लगे, अमित शाह जी के, मोदी जी के लगातार दौरे होने लगे, तो उससे फायदा कांग्रेस को हुआ, करेला और नील चढ़ा।
प्रदेश की सरकार पर तो असंतोष था ही था। कि डबल इंजन की सरकार जो केंद्रीय सरकार है उसको और असंतोष और गहरा गया, उसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिला है। आज जो मतदाता जा रहा है ये सीधी तरह ये एक आक्रोश की मतदाता का जो अपमान किया है, महिलाओं का जो प्रदेश में अपमान हो रहा है, किसानों का अपमान हो रहा है, आदिवासियों पर मूत्र विसर्जन किया जा रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं और भ्रमित करने वाली राजनीति करते हैं, मुद्दाविहीन हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई धंधा नहीं है। कोई मुद्दे की बात नहीं करते कि रोजगार की हम क्या बात करेंगे, युवाओं को रोजगार कैसे देंगे। महिलाओं पर लगातार बलात्कार हो रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में प्रतिदिन 8 महिलाओं का प्रदेश में बलात्कार होता है। 13 लाख महिलाएं लापता है देश से, सर्वाधिक मध्य प्रदेश से। उस पर चर्चा भी नहीं करते। मोदी जी के भाषण में भी इस पर चर्चा नहीं करी। 50% की सरकार लगातार घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। व्यापक महाघोटाला, इसमें 40 लोगों की मौत हो गई। शिक्षा कर्मी घोटाला, पुलिस कमाल है। भर्ती बेरोजगारी की बात कर रहे हैं नीलाभ जी, और मुद्दा आपने बेरोजगारी का कितनी बार कितनी जोर शोर से उठाया है इस चुनाव में। घोटालों की सरकार देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाते हैं, फिर बेरोजगारी भत्ता भी देने की बात करते हैं। देखिए मेरी बात, इनकी जो सरकारी नौकरियां उनमें भर्ती में सब में घोटाले हुए, तो कहां से रोजगार देंगे? इनने इतने इवेंट बनाए। राजस्थान में भी यही पॉलिसी अपना रहे हैं क्या? इन्होंने इतने इवेंट बनाए, इन इवेंट राजस्थान में भी यही पॉलिसी अपनाई क्या? इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं कि बाहरी निवेश यहाँ पर आए, तो युवा बेरोजगार है। क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर देश का भी आकलन कर लीजिए ना, उससे भी ज्यादा 12 है वहाँ पर, देश में 10 की अगर बात करें। मध्य प्रदेश की बातें कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में बातें करिए आप। देखिए पत्रकार का दायित्व होता है दलील निष्पक्षता में। नहीं तो देश की पार्टी है ना कांग्रेस की, आपने मध्य प्रदेश की पार्टी माना है कांग्रेस को, तो फिर मैं मध्य प्रदेश के बारे में ही बात कर लेती हूँ आपसे। आपसे कह रहा हूँ, मैं तो आपकी भाई, अगर राहुल गांधी जी को आप भावी आने वाले समय पर जब प्रधानमंत्री प्रेजेंट कर रहे थे, अब तो खैर ये बात कर ही नहीं रहे हैं, तब तो आपने देश के विकास के बारे में सोचा होगा ना, कि एक स्टेट के बारे में, के विकास के बारे में सोचा होगा। अभी भी आपका मुद्दा, आप दूसरे स्टेट के बारे में बात नहीं करेंगे, आप एमपी के बारे में बात करेंगे, तो आपको एमपी की पार्टी रीजनल पार्टी घोषित कर दीजिए अपने आप को, है ना सर? तो मुद्दे तो तमाम होंगे कि आपके काम बाकी स्टेट में आप क्या कर रहे हैं, और दूसरे स्टेट में जब आप जाएंगे तो आपके पास क्या विजन होगा, वो विजन आप उन स्टेट पर भी तो अभी लागू कर सकते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी के से भी सवाल होगा कि जब आप अपने स्टेट की बात करते हैं और फिर दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो आप भी तो वो फॉर्मूला बताइए ना कि आप क्या कर सकते हैं। जनता को बताना पड़ेगा ना कि आपके पास कौन सा वो जादुई चिराग है, जैसे आप घिसेंगे तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आप सुनेंगे तो बता पाऊंगा मैं। हाँ जी सर, कहिए। कर्नाटक में हमारी सरकार, हमने हमारे पूरे वादे पूरे करे। हिमाचल में हमारी सरकार ने पूरे वादे किए। राजस्थान में हमारी सरकार बहुत अच्छे से काम 6 रुपए वैट लगा दिया हिमाचल में आपने, 200 यूनिट बिजली माफ की बात की थी, 3 रुपए बढ़ा दिया आपने। देखिए हर जगह हमने वादे पूरे किए, जो हमने गारंटी दी गारंटी हम पूरी कर रहे हैं। हम छोटे भारतीय जनता पार्टी घोषणाएं नहीं करते। गारंटी, संकल्प, वचन, मध्य प्रदेश की जनता को तो अब याद हो गया है, हर बार वो नया कुछ नहीं सुनते हैं, यही सुनते हैं। एनीवेज, आम आदमी पार्टी की तरफ जा रही हूँ। हिमाचल में 10 गारंटी दी थी, जिसमें से एक भी गारंटी पूरी आ रही हूँ। अभी आम आदमी पार्टी की तरफ चली जाओ मैडम में, क्योंकि वो भी हमारे साथ रुके हुए हैं और इंतजार करें आपकी बातों के बाद कि उनका नंबर आ जाए, है ना हेमंत जी? हेमंत जी, आम आदमी पार्टी का मुकाबला इन 2 पार्टियों से हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में तो 2 पार्टियों के बीच फाइट होती है, तीसरी पार्टी को मध्य प्रदेश मौका नहीं देता है। लेकिन आप लोगों का काफी ज्यादा ये उत्साह है कि हाँ, मध्य प्रदेश में आप काफी अच्छी सीटें निकाल लेंगे। बहरहाल संगठन अभी उतना कितना बढ़ा लिया आपने, कितना नहीं, ये तो अभी पता चल जाएगा सिलेक्शन में भी, और ये भी पता चल जाएगा कि पंजाब के बाद आपका जो ख्वाब है और स्टेट्स को जीतने का, वो पूरा हो पाता है नहीं। सवाल ये है कि सर, फ्रीबीज की शुरुआत आपने की थी और अब ऐसी आदत डाल दी है कि हर पार्टी को फ्रीबीज के बिना लगता है कि उनका घोषणा पत्र अधूरा है। देखिए, फ्री बीज के लिए हमने किन चीजों को यूज किया था? हमने शिक्षा के ऊपर बात की थी, हमने स्वास्थ्य के ऊपर बात की थी, हमने रोजगार के ऊपर बात की थी, हमने महिला सुरक्षा पे बात की थी, और हमने बस में जो यात्री है महिला, उसके लिए बात की थी। हमने ये नहीं बोला था कि हम इतना देंगे, केस देंगे। अरे आपको शिक्षा देना, शिक्षा को फ्री कर दो, ठीक तरीके से कर दो, अच्छे कॉलेज खोल दो, अच्छे IIT IIMs खोल दो, जिससे लोगों को यदि शिक्षा मिलेगी तो वो आत्मनिर्भर बनेगा तो अपना परिवार भी संभालेगा और देश की भी तरक्की करेगा। तो हम तो बोलते हैं अच्छी शिक्षा मिलेगी तो आदमी अपने आप ये कमा लेगा, खा लेगा और परिवार को भी चला लेगा। अच्छी शिक्षा मिलेगी यानी अब आप, अगर बच्चा अभी KG फर्स्ट नर्सरी में पढ़ रहा है तो साहब कह रहे हैं 20 साल और हमारे साथ, फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा ये बाद में पता चलेगा। इतना नहीं, इंतजार करने के लिए बोल रहे हैं क्या व्यूअर्स को? हम तो सभी पार्टियों से, हम राजनीति करने नहीं आए थे, हम राजनीति बदलने के लिए आए थे। और हमने जो राजनीति बदली है, शिक्षा स्वास्थ्य पे काम किया है, रोजगार पे काम किया है। ऐसा बदला अन्ना जी के बाद कि आप तो सत्ता में आ गए, कांग्रेस को दिल्ली से सत्ता में बाहर कर दिया और आप कह रहे हैं आओ मिलकर सरकार बनाते हैं। नहीं, MCD में BJP को भी हराया हमने।
गुजरात में भी हमने अच्छे रिजल्ट दिए, बीजेपी को नहीं, मैं वहां पर भी बीजेपी की हराया। बात नहीं कर रही हूँ। अब तो आपके सहयोगी दल कांग्रेस के हमारे साथ जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अभी उनसे भी मैं इस सवाल को लूंगी कि अभी तक पहले अन्ना जी का जब आंदोलन हुआ तो दिल्ली से कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया, अब जब बीजेपी आपके ऊपर भारी पड़ रही है तो कांग्रेस को कह रहे हैं आओ साथ चलते हैं, है ना? देखिए, जो हमारा गठबंधन है वो 2024 के लिए है और 100% वो गठबंधन सक्सेस होगा। इस देश में जो कुनीति की और भ्रष्टाचार की सरकार है वो जाएगी। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की क्या पोजीशन है? अभी 2 दिन पहले ही तोमर साहब के लड़के के वीडियो आए हैं। आप करो, आप ईडी सीबीआई मध्य प्रदेश का रास्ता ही नहीं जानती, मध्य प्रदेश में कभी नहीं आएगी। यहाँ पर कूट कूट के भ्रष्टाचार पड़ा है, 250 घोटाले हुए मध्य प्रदेश शासन में और 4 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया, मध्य प्रदेश को पूरी तरह से गर्त में कर दिया और बोलते कि हम फ्री की चीज देके सवालों बड़ा की तलवारें खिंच गई है मंजरी जी आपके सामने, और सवाल ये है कि क्यों साहब आपसे ईडी सीबीआई सब डरते हैं, जो आपके करीब आते ही नहीं है, ऐसा करंट लगा देते हैं आप उनको कि आपसे। चलिए मेहमानों की तरफ रुक कर लेते हैं। हमारे साथ लाभ जी भी बने हुए हैं, मंजूरी जी भी बनी हुई है, हेमंत जी भी बने हुए हैं और प्रदीप जी भी बने हुए हैं। मैंने प्रदीप जी आपके पास, वीरी शर्मा जी, इससे आपने सुना आपराधिक छवि के नेता और राघवकर का भी जिक्र वो कर रहे हैं, जयवर्धन का भी जिक्र वो कर रहे हैं ये, लेकिन आपराधिक छवि के नेताओं की लिस्ट देखे तो भारी भरकम है सर। हर पार्टी ने बहुत ढूंढ ढूंढ के ऐसा लगता है निकाले हैं और उम्मीदवार बनाया है, ऐसा है क्या? राजनीति में जो सक्रिय व्यक्ति हैं वो कहीं न कहीं ऐसे मामले आ जाते हैं राजनीति से प्रेरित कि उनके खिलाफ कई सारे धाराओं पे मुकदमे कायम है, और कुछ लोग हो सकता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के हों भी जिनके खिलाफ बहुत सारे मामले आ सकते हैं, पर इस पार्टियां तय करती हैं कि चुनाव जीतने के योग्य कौन है, किस परसेप्शन के आधार पर पार्टियां टिकट देती हैं। तो मुझे लगता है कि सभी पार्टियों में थोड़ा बहुत इसका समीकरण हो सकता है, कुछ में कम हो सकता है, कुछ में इसका रेशियो ज्यादा हो सकता है, परंतु इसका मामला सीधा नहीं। जब तक किसी व्यक्ति को सजा और कुछ इनके खिलाफ तात्कालिक ऐसी कार्रवाई न हो तो मुझे लगता है कि उसको आपराधिक दृष्टि से देखना गलत होता है। राजनीतिक द्वेष भाव से बहुत सारे लोगों के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो जाते हैं, लेकिन वो जब तक सजा नहीं होती तब तक पार्टियां ये प्रयास करती हैं कि इनको हम टिकट दे दें और ये जीतने योग्य अगर व्यक्ति है तो ये चुनाव जीत कर आएंगे, और वो माना भी जाता है। लेकिन जिनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है और सजा हो जाती है तो उनसे सभी पार्टियां किराना कर लेती हैं। आप देखें पिछले पूर्व में भी जिन जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई हो वो ठीक है, एक सेंटेंस, एक बात 30 सेकंड्स में मैं इस आपराधिक छवि के नेताओं को लेकर बात कर लूं, उसके बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर मेरा सवाल होगा। 30 सेकंड में आप लोग अपनी बात रखिएगा। नीलाभ जी 30 सेकंड। आपराधिक छवि के नेता लेकिन हर पार्टी में है। देखिए, कुल मिला के भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर आपको लगता है आपराधिक लोग हैं तो चुनाव अयोग्य घोषित कर दीजिए। एक भ्रम फैलाने की राजनीति वीडी शर्मा जी द्वारा की जा रही, भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही। वीडी शर्मा जी का बयान में सुन रहा था, कमलनाथ जी चुनाव हार रहे, इस तरह मानसिक दिवालियापन के शिकार हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप देखिए हार की खोखलाहट उनके चेहरों से साफ दिख रही है। क्या वीडी शर्मा जी, कमलनाथ जी, मैं दावा करता हूँ अगर कमलनाथ जी चुनाव जीत जाएंगे तो वीडी शर्मा जी राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। लगाए हमसे शर्त। इस तरह के बयान देकर उलझुल बयान ये बता रहे कितनी हताश और निराश हो चुकी भारतीय जनता पार्टी बेसिर पर के बेबुनियाद आरोप लगा रही है, बेतुके के बयानबाजी कर रही है। उत्साहित तो पीसी शर्मा जी भी हैं, सबसे ज्यादा खर्चा उन्होंने किया है सभाओं और प्रचार प्रसार में। देखिए सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला, इनके नेताओं के बयान आप सुन रहे, चेहरे से साफ बौखलाहट और भय दिखाई दे रहा है। ये मतलब बौखलाहट नहीं होती, उत्साह होता है। ठीक है, मैं मंजरी जी आपके पास आ रही हूँ। आपराधिक छवि के नेता, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने भी उन्हें कहीं बाहर का ही रास्ता दिखाया हो, आपकी पार्टी में भी भरमार है प्रत्याशी ऐसे हैं जो आपराधिक छवि के हैं, जिन पर केसेस दर्ज हैं। कहिए मैडम, क्या जवाब आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई भी प्रत्याशी नहीं जिसके ऊपर केस चल रहे हैं और उनके ऊपर किसी तरीके की कोई आपराधिक जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपना जो फॉर्म दाखिल किया, नामांकन दाखिल किया, उसमें भी छुपाया नहीं है, वो किसी कारणवश से रह गया होगा, लेकिन उन्होंने छुपाया नहीं, उन्होंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है, मैं समझती हूँ। लेकिन कांग्रेस प्लीज बारी-बारी से आते हैं, बारी-बारी से बात कर लेते हैं। एक सेकंड, वापस आऊंगी आपके पास। वो सिद्ध हो चुका है, दोष सिद्ध हो चुका है, इसके बाद भी इन्होंने टिकट दिए। इन्होंने जो महिला अपराध की बात कर रहे थे, जो महिला अपराधी है जिनके ऊपर बलात्कार के केस है जो सिद्ध हो चुके हैं, उनको तक टिकट दिए हैं। एक प्रत्याशी के ऊपर तो इतने सारे केस लदे हुए हैं कि उनके दो पेज भर गए, कम से कम 100-150 इतने दोष, और कई उनके ऊपर दोष सिद्ध भी हो चुके हैं। कम से कम 30-32 लोगों को इन्होंने ऐसे टिकट दिए। आम आदमी पार्टी की तरफ जा रही हूँ। 66 प्रत्याशियों का ऐलान, 26 उम्मीदवार ऐसे जो आपराधिक छवि के, गलत हो क्या सर?
हेमंत जी। देखिए मैडम, यदि सरकार की नीति या सरकार की कोई चीजों के ऊपर यदि प्रदर्शन किया जाता है और उस पर यदि कोई केस लगता है तो वो तो राजनीतिक व्यक्ति के, हर पार्टी के लोगों के ऊपर लगता है। जबकि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है, सबसे पहले हम जब प्रत्याशी का चयन करते हैं तो 3C फार्मूला देखते हैं कि ये प्रत्याशी करप्ट नहीं हो, क्रिमिनल नहीं हो, वो इसमें वो नहीं करता हो। तो 3C फार्मूला हमारा परमानेंट है। गारंटी कैसे देंगे, क्योंकि आपके तो बड़े बड़े नेताओं के ऊपर कार्रवाई चल रही है। अब वो कार्रवाई तो वो ईडी सीबीआई जिसके हाथ में है वो अब इनको न्यायिक व्यवस्था पर भी विश्वास नहीं है ना, बात तो ये है। अगर न्यायिक व्यवस्था का ईमानदारी से पालन किया तो मैं विश्वास नहीं, थोड़ा हम निष्पक्ष हो जाते हैं। उनकी वॉइस ब्रेक हो गई है तो अभी मैं वापस लौटूंगी। हाँ जी, क्या लीजिए हेमंत जी, वापस आ गए हेमंत जी। हाँ कहिए सर। देखिए 9.5 साल के मोदी जी के शासन में आपको कितने करप्ट लोग हुए? हेमंत विश्व शर्मा पे कार्रवाई हुई क्या? अजीत पवार पे कार्रवाई हुई क्या? आपके मुकुल पे ऊपर कार्रवाई हुई क्या? जो करप्ट लोग होते हैं वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के और वो हो जाते हैं। और जो हेमंत जी, अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लोकपाल बिल लेकर आने की बात करते थे, कांग्रेस को पानी पी कर कोसते थे, फिर उसके बाद क्या हुआ? उनके साथ ही आपने गठबंधन कर लिया। शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, न जाने कौन सा डिटर्जेंट लेकर आते हैं जिसमें नेता आपके धुल जाते हैं और उसके बाद ये ऐसा नहीं आम आदमी पार्टी में है मैडम मंजीर जी, ऐसा नहीं आम आदमी पार्टी में है या आपकी पार्टी में आने वाली पार्टी और कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को गाली दे देकर ये पार्टी खड़ी हुई, उसी के साथ ये गठबंधन कर लेते हैं। वो फिर कहते हैं मध्य प्रदेश में आकर हमारा अलग चुनाव लड़ेंगे 2024 में। तो इनका ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे आज तक समझ में नहीं आता। चलिए, जनता को आप कितना समझा पाए इन सब बातों को लेकर? कौन कितना अच्छा डिटर्जेंट यूज कर रहा था, कौन किसने ब्रांडेड डिटर्जेंट यूज किया है, कौन धुला कौन नहीं धुला, ये जनता को कितना समझा पाए आप? ये तो जनता तय करेगी ना। रुक जाइए आप, दूसरा एक और सवाल मैडम, एक और सवाल रुक जाइए। मोहल्ला क्लिनिक में ठीक है मंत्री की बेटी को ठीक है, जरा रुक जाइए। कई सारे लोग हैं आपराधिक छवि के, मैंने कहा ना हर पार्टी में आपको मिल जाएंगे। पर घूम रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो सलाखों के पीछे। चलिए प्रदीप जी आपसे मैं सवाल लेना चाहती हूँ। एक इम्पोर्टेंट सवाल प्रदीप जी के पास हम जा रहे हैं। प्रदीप जी, ओबीसी आरक्षण जिसको लेकर बहुत हर प्लेटफॉर्म पर, हर मंच पर जाकर जो नेता हैं उन्होंने अपनी बात रखी है और फिर उसके बाद पूरा पानी फेरते हुए नजर आए अखिलेश यादव ओबीसी आरक्षण पर जो कांग्रेस ने उठाया, जिसमें महिला आरक्षण की बात, महिला आरक्षण में भी ओबीसी की बात, जाति जनगणना की बात करते हुए नजर आए। धो दिया बुरी तरीके से अखिलेश जी ने जब उनको समझ में आया कि मध्य प्रदेश में तो हमारी दाल नहीं गल रही, गठबंधन ही नहीं हो पा रहा, सीटों को लेकर बात ही नहीं बन पा रही। उसके बाद जो उनके शब्द सामने आए हैं, फिर उन्होंने तो क्या नहीं कहा उन्होंने प्रदीप जी। ये इस मुद्दे के इर्द गिर्द जो ये लेकर आना चाह रहे थे उस चुनाव को, एंड तक आते आते अखिलेश जी ने पानी फेरा, तो क्या नुकसान क्या फायदा है प्रदीप जी? देखिए क्या है, इंडिया गठबंधन जो बना था वो इस बात को लेकर बना था कि हम केंद्र में जब सरकार आए तो उनके साथ विपक्ष में एक होकर लड़े और सीटों का बंटवारा उसी के आधार पर। राज्यों के बंटवारे को लेकर मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में किसी तरह की बात नहीं हो पाई थी और यही कारण रहा कि जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में उतरी है तो किसी को एक सीट देने की तैयार नहीं हुई और उसमें समाजवादी पार्टी ने जिन सीटों पे, समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि हाँ हमारी पार्टी का जनाधार है 2, 4, 6 सीटों पे, उन सीटों पे प्रयास की कि हम एक कैंडिडेट न उतारे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा किया नहीं। तो मुझे लगता है कि यही फ्रस्ट्रेशन था अखिलेश यादव जी का, जो बार बार पार्टियों के अच्छा आपने ये टाइटल दिया फ्रस्ट्रेटेड अखिलेश, है नीलाभ जी? कहिए 30 सेकंड सर। फ्रस्ट्रेटेड अखिलेश कह रहे हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी की बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, सीधी बात है। कांग्रेस का जो गठबंधन था, ये जो है गठबंधन केंद्र के लिए हुआ था, प्रदेश में अपने स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए पहले भी जब ये थोड़ा तो लिहाज रख लेते, कम से कम यहाँ तक तो ना आते कि हम लोगों को बताना, पूछना पड़ता कि सर ये शब्द ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, तो आपको अच्छे से पता है ना कि क्या क्या कहा है उन्होंने। देखिए सीधी सी बातें, कुछ भी बातें को गोलमोल करके, मतलब उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं आपके लिए बोलने के लिए, ऐसा? चलिए, लगता है उनको आवाज नहीं पहुंच रही। अखिलेश का जो शब्द था वो चिरकुट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं नहीं बोलना चाह रही थी, आप मजबूरी में आप बुलवा ही रहे हैं, वो तो बोल दीजिए सर। मुझे लगता है कि मतलब इन शब्दों को चयन करने के लिए पहले किसी भी पार्टी के नेताओं चालू पार्टी, चिरकुट, फिर यहाँ से अखिलेश वखिलेश,
कई सारी पूर्वी चीजों का जी, इस्तेमाल। ये गठबंधन है इनका, इनके गठबंधन का कुछ विजन नहीं है, जनता के लिए कोई विजन नहीं है, देश के लिए कोई विजन नहीं है। इनका सिर्फ एक विजन है कि मैं अपने आप को कैसे सेव कर लूं, अपनी परिवार नहीं, को, विजन तो अपने तब परिवार बहुत धुंधला हो जाएगा मैडम, जब 7 सांसद और केंद्रीय मंत्रियों के साथ महासचिव भी उतार दिया, उसके बाद क्या हासिल होता है। विजन तो उसके बाद देखेंगे हम कि धुंधला होता है, ब्लर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं चुनाव। 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश, तो 70 विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ की, जिन पर आप कर रहे हैं वोट कास्ट। घरों से निकलिए, मतदान कीजिए, जिसकी सत्ता चाहते हैं उसे चुनिए, लेकिन घर पर ना रुकिए। सबसे पहले मतदान कीजिए, बाकी काम बाद में कीजिए, ताकि आप इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराएं। कई सारी पार्टियां, कई सारे उम्मीदवार हैं मैदान में, हर चीज को लेकर हम आपको अपडेट दे ही रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स जगह जगह पर मौजूद हैं, हर सीट से आपको खबर दे रहे हैं, और इसके अलावा हर खूबसूरत तस्वीर भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा, आम हो खास हो, सभी पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, वोट कास्ट कर रहे हैं। तो आप भी निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, और फिर उसके बाद ये आपसे, फिर उसके बाद आपके पास अधिकार होता है कि आप उन नेताजी से पूछे, साहब वोट दिया था, किया क्या। दीजिए इजाजत, नमस्कार।